हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो अभी तक हमने बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावनाएं। क्या संभावना हो सकती है? अभी हम आगे चलेंगे जब लेक्चर वीडियो में, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या और हमारे सब्जेक्ट में रखा क्यों गया। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? केवल डेफिनेशन देखनी प्रोबेबिलिटी की, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके एग्जांपल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन आउट करना है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है? संभावना। अब जैसे संभावना का मतलब क्या है? मैं अगर आपसे कहूँ कि आज का जो मौसम है वो कुछ उल्टा टाइप का है, बारिश की संभावनाएं है भी और नहीं भी है, तो यहाँ पर हमको क्या मतलब होना और ना होना, ये दोनों चीज हमको जहाँ पे दिखा है उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपकी केवल दो संभावनाएं हैं, या तो आप फेल होंगे या तो पास होंगे। तो उस चीज को, कंडीशन को क्या बोलेंगे कि जहां पर एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर या तो यस या तो नो की भावनाएं लग जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? संभावना। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपने एक कॉइन देखा, अब इस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। अब अगर मैं इस कॉइन को टॉस करूं तो कितनी परसेंट संभावना हेड आने की है और कितनी परसेंट संभावना हमारे टेल आने की है, इसी चीज को जब हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपसे एक चीज और कहूं कि ऐसे ही करके मेरे पास तीन सिक्के हैं और तीनों सिक्कों को अगर हम टॉस करें तो तीन बार हेड आने या तीन बार टेल आने की संभावनाएं क्या है, तो इसको हम किस में देखेंगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, पॉइसन प्रोबेबिलिटी में देखेंगे। वहीं अगर हम एक सिक्कों को टॉस करेंगे तो हमारे पास इवेंट कितना होगा? दो, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आउटकम कितने हैं आपके? टोटल दो है, हेड और टेल। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी एक ही के दो, या तो हेड ही आएगा तो टेल ही आएगा। ऐसे खड़ा तो रहेगा नहीं कि ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसा तो खड़ा रहेगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो हमारा रिजल्ट ऑफ आउटकम कितना होगा? एक आएगा। तो सिंपल सा दो हमारे क्या है? रिजल्ट है, और हमारे एक टोटल आउटकम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। मतलब केवल दो चीजों पर, या तो हाँ या तो ना, या तो फेल या तो पास, या तो पॉसिबल या तो इम्पॉसिबल, या तो हेड या तो टेल। इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। वहीं अगर हम ऐसे बात करें कि आपकी क्लास में टोटल 500 स्टूडेंट है और उनकी जो हाइट है, उनकी जो हाइट का मीन है, मतलब कहने का टोटल लोगों की जो मीन एवरेज हाइट है वो 70 इंच है, ठीक है, 70 इंच है। अब मैं पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 73 इंच से ऊपर होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ए टू जेड मैं आपको यहाँ पे सबको समझाने वाला हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपली आपको समझ गए होंगे कि क्या होता है? संभावना, किसी चीज की होने की संभावना। तो प्रोबेबिलिटी द चांस दैट समथिंग विल हैपन। सिंपल से कहने मतलब कि जो भविष्य में होने वाला हो। जैसे मैंने टॉस किया एक सिक्के को, तो सिक्के में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन आएगा क्या? या तो हेड आएगा या तो केवल टेल आएगा, ठीक। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक सिक्के को उछाला, उसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। मौसम सुहाना है, बादल है, मतलब आसमान में बादल है, तो इसका मतलब क्या है? बारिश होने हो सकती है। कितने परसेंट चांसेस है? 50-50% चांसेस है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो 50% चांस हो गए। इसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में कि प्रोबेबिलिटी है क्या, संभावना है क्या, ठीक है। हाउ लाइकली इट इज टू दैट सम इवेंट विल हैपन। जैसे बारिश का होना ना होना, कोई भी इवेंट है तो वो होना या ना होना। तो प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी से। डिनोट द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम इवेंट। ये हमारे क्या है? बायोस्टैटिस्टिक की लैंग्वेज है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको डिनोट करते हैं पी से, जो डिनोट क्या करता है कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना क्या हो सकता है, मतलब संभव क्या है, ऑफ द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम इवेंट। जैसे टॉस करना, सिक्के को टॉस करना, तो हमारा क्या है? एक इवेंट है। मतलब जैसे हम सिक्के को टॉस करते हैं तो हमारा एक ये इवेंट बन जाता है, एक रैंडम इवेंट है। अब इसमें हेड आएगा या टेल आएगा ये हमको पहले से नहीं पता होता। जब ये सिक्का गिरेगा तब हेड आएगा तो हमको पता चलेगा कि हेड आया है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका आउटकम क्या है? हेड है, ठीक। तो हमारा टोटल यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, क्या? आउटकम आएगा, ठीक। टू चेक द एक्सटेंट टू व्हिच एनी इवेंट इज लाइकली टू बी हैवन। कहने का मतलब क्या है कि वो इवेंट कैसे होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सिक्का है मेरे पास, इस सिक्के में हेड और टेल यही है, ठीक है। तो हमको टॉस करने से पहले ये पता होगा या तो हेड होगा या तो टेल होगा,
ठीक है, आप एग्जामिनेशन देकर आए, आपको पता है तो हम फेल होंगे या तो पास होंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है यस कहे या नो में, तो आप यस कहेंगे या तो नो कहेंगे। तो यहाँ पर हमको पहले से ये पता है कि आंसर क्या है एग्जैक्टली, हमको ये पता है कि अगर इस सिक्के को हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये हमको पहले से पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। कि जहां पे हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हमको उसका फाइनल रिजल्ट पता होता है कि क्या है, हेड या टेल, ठीक है, लेकिन क्या होगा, हेड या आएगा या टेल आएगा। तो इसी को चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, देयर विल चांसेस आइदर हेड और टेल, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मैंने मतलब कहने का क्या है कि जब इस सिक्के को हम ऐसे टॉस करेंगे तो यहाँ पर हेड आया, तो हेड हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। तो हेड आने का मतलब क्या है, एक ही का है तो एक ही हेड आएगा, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और टोटल आउटकम कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इस सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड भी आ सकता है तो टेल भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, दो टोटल आउटकम है, तो हमारा टोटल आउटकम कितने हैं, दो। तो अगर हम एज्यूम करें कि कोई कोइंस को हमने टॉस किया तो टोटल आउटकम इसमें हेड एंड टेल दो है और फेवरेबल आउटकम क्या है, एक है। तो P इक्वल टू हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका टोटल आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अदर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इट इज अनलाइकली टू रेन टुमारो, मतलब कहने का कि बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो कल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम ए प्लेइंग कार्ड। देखिए एग्जांपल आपके जो क्या कहते हैं रीजनिंग वगैरह है वहां से पूछा सकता है। जो आपके जो स्टेट लेवल के फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, क्यों, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के साथ साथ में प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे लगी हुई है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आपके जीपेट में नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके रेलवे, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, फार्मासिस्ट के, स्टेट फार्मासिस्ट के एग्जाम में, या कंट्री लेवल के जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। क्योंकि एक अगर हम ताश की गड्डी लेते हैं तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और वहां पे किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, ठीक। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या है, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे किंग कितने परसेंटेज, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि हमको राजा ही मिलेगा, मतलब किंग वाला ताश का पत्ता ही मिलेगा। तो हमारी मतलब टोटल आउटकम कितने, 52, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, किंग के 4 है। तो 4/52 1/13, मतलब अगर हम 13 कार्ड में से एक कार्ड निकाल सकते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि एक ताश के डिब्बे में से हम किंग को निकालेंगे, 1/13, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया। अब हम कुछ फार्मास्यूटिकल एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बैग है, उस बैग में 5 एस्पिरिन की टैबलेट है, 10 PCM की टैबलेट है। अब हम उसको बिना देखे अगर उस बैग में हाथ डालते हैं तो हाथ डालने पर हमने एक टैबलेट निकाली, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PCM निकलने की और एस्पिरिन निकलने की। कि PCM निकल सकती है, एस्पिरिन निकल सकती है, ये हम क्या कर सकते हैं, संभावना निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एस्पिरिन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टैबलेट इन बैग कितनी है, टोटल 5 एस्पिरिन गोली है और 10 PCM गोली है। टोटल टैबलेट कितनी है आपकी, 15 टैबलेट है। अब नंबर ऑफ एस्पिरिन कितनी है, 5 टैबलेट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, 5/15, क्योंकि फेवरेबल इवेंट कितना है आपका 5 और आपका टोटल आउटकम कितना है 15, तो 5/15 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा कि आप अगर 3 टैबलेट निकालेंगे तो उसमें से एक प्रोबेबिलिटी इसकी होगी कि वो एस्पिरिन निकलेगी। आप PCM के लिए अगर बात करें तो टोटल टैबलेट कितनी है, एक बैग में 15 टैबलेट है और टोटल PCM की टैबलेट कितना है, 10 है। तो प्रोबेबिलिटी करेंगे 10/15 हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, 2/3। तो अगर हम 3 टैबलेट निकालते हैं तो उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी है कि वो एस्पिरिन निकले और 2 की प्रोबेबिलिटी है कि वो PCM निकले। तो यहाँ पे PCM निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हमारी इसमें, वो भी हम समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसे हम अपने लैब में करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो किसी भी चीज़ का जब हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन इन विच वी कैन गेट वेल डिफाइंड आउटकम, जहाँ पर हमको एक वेल डिफाइंड आउटकम मिलता है। जैसे हमने सिक्के को टॉस किया तो हमको टेल मिला, तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड आउटकम है कि हमको टेल मिला। हमको पता है कि टेल एक्चुअल में है क्या। हम लैब में कोई सिंथेसिस कर रहे हैं तो सिंथेसिस करने पर हमको ये मिलेगा, ये वेल डिफाइंड आउटकम्स होगा, ठीक है। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि व्हेन एन एक्सपेरिमेंट when repeated under some condition and its result can not be predicted with certainty but are the possible result can be determined prior to the performance। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप लूडो खेले हैं, लूडो की जो गिटी आती है, ठीक है, जिसको आप डाई बोलते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है, नंबर होते हैं।
अब अगर मैं कहूं कि ये लूडो की गीटी है और इसको मैंने ऐसे फेंका तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आने की, 5 आने की, 4 आने की, 3 आने की, 2 आने की, 1 आने, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जहां पर वैल्यू 1 से 2 से ज्यादा दी हो वहां पर हमारा कहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है, और वहां पर हमारा क्या लगता है, पॉइसन फॉर्मूला लगता है। अभी हम जब आगे चलेंगे तब अब इसके वजह में समझेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया कि जब हम एक डाई को फेंकेंगे तो उसमें कुछ भी आने के चांसेस है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कुछ लैब में कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो उसकी जो आउटकम रिजल्ट है वो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीवो, डेस्टो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, दिस सेट ऑफ आर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम, जैसे अगर हमने 3 सिक्के लिए हैं, 3 सिक्के में हम देख सकते हैं इन टेस्ट 2 कॉइन्स हमने अगर लिया तो 2 कॉइन्स में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, तो टेल हेड आ सकता है, तो टेल टेल आ सकता है। इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है, तो इसी को बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना। अब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझिए। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका मान लीजिए कि ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो। अभी तक हमने तो डेफिनेशन देखी कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, समझा कि होता क्या है। अब हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन एक प्रकार का कार्यात्मक फंक्शन है, दैट इज यू टू गिव द प्रोबेबिलिटी, जो हमकी संभावना देता है ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू दैट आर रैंडम वेरिएबल कैन टेक। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई रैंडम वेरिएबल्स करते हैं तो उसमें जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये चीज़ आने की, तो उस चीज़ की संभावना को प्रवक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डाटा होता है आपका 2 टाइप का होता है, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, तो लेकिन जो इंडिविजुअल डाटा होता है उसी को डिस्क्रीट सीरीज में हम लगा करके रख देते हैं। तो डाटा हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी में होता है 2 टाइप का होता है, एक डिस्क्रीट डाटा होता है, एक कंटिन्यूअस डाटा होता है। जो डिस्क्रीट डाटा होता है, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेट करते हैं, और जो कंटिन्यूअस डाटा होता है उसमें हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेट करते हैं। अब डिस्क्रीट डाटा में जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें 2 टाइप के, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जो सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, और कंटिन्यूअस डाटा या कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हम बाइनोमियल पॉइसन एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद इसी लेक्चर वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर देखेंगे तो बाइनोमियल के बाद नॉर्मल दिया है, लेकिन जो हमारा डिस्क्रीट का है कि एक ही साथ में चलते रहे तो हमारा बाइनोमियल पॉइसन एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला डाटा क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेक्निसीज व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बाय डिवाइडिंग द विद अ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि कोई इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मान लीजिए कि हेड एंड टॉस करते हैं, टेल का मतलब टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद हमको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हम डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं। अब इसमें 2 टाइप होता है, एक बाइनोमियल, एक पॉइसन। अभी जब इसके विषय में आप देखेंगे आगे चल के तब और समझ में आएगा। द नंबर गिवन इन दिस सीरीज, मतलब वो क्या जाएगा, इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है ना, वो कौन सी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। जैसे ऐसा नहीं कि 0.5, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका एक टॉस किया तो हेड आने की मतलब यहाँ पे क्या है, ये खड़ा तो रहेगा नहीं, मतलब या तो हेड ही आएगा तो टेल ही आएगा, मतलब संभावना इसकी कंप्लीट होगी, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी होगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी लूडो की गीट को फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा। ऐसा तो नहीं कि 1.5 आता हो, 2.5 आता हो या 3.9 आता है, ऐसा तो नहीं है ना, आपकी इंटीजर वैल्यू ही तो रहती है। तो इसीलिए डिस्क्रीट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो ए बुक्स हैज ओनली 1 2 3 4 5 या नंबर ऑफ द पार्टिकुलर टाइटल ऑफ द बुक। अगर हम बात करें किसी भी किताब की तो किताब तो 1 2 3 4 5 ही होती ना, ऐसा तो नहीं कि हमें 1.5 किताब, 2.5 किताब, 3.5 किताब, 3.5 किताब। हाँ, यूनिट अलग है, एक किताब के अंदर कितनी यूनिट हो सकते हैं, 4.5 5.5 ऐसे हो सकती है, लेकिन आपके जो टोटल बुक होगा, टाइटल होगा, वो एक बुक केवल एक बुक मानी जाएगी, 2 बुक मतलब 2 मानी जाएगी, जो चाहे छोटी होगी चाहे पतली होगी। ठीक, एक कार कैन हैव ओनली 1 2 3 4 5 4 गियर्स, मतलब कह सकते हैं या तो उसके पास एक कार के पास मतलब जो है 1 2 3 या 4 टायर हो सकते हैं और गियर्स मतलब भी हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो ये हमारा किस में आता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एकदम ध्यान लगा के समझिएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
बाई का मतलब क्या होता है 2, और नोमिनल का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ इवेंट हो। तो सिंपल से यहाँ पे 2 ही इवेंट होगा, या तो फेल या पास होगा, या तो आपका सक्सेस या फेलियर होगा, यस या नो होगा, हेड या टेल होगा। मतलब यहाँ पे केवल आपके 2 ही आउटकम्स आएंगे, ठीक है ना, होंगे, जिसमें से आपको एक मिलेगा। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट गिवन ओनली 2 पॉसिबल इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको केवल वहाँ पे 2 पॉसिबल इवेंट ही देखने को मिलेंगे, आइदर फेल होंगे या पास होंगे, सक्सेस होंगे तो फेल होंगे, यस होगा या तो नो होगा। देयर आर 3 पैरामीटर्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से? एन क्या है? इट स्टेज द नंबर ऑफ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट रन्स, मतलब पी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी आउटकम्स एक्सपेरिमेंट। मतलब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको डिनोट करेंगे हम पी से। और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द एनी आउटकम्स एक्सपेरिमेंट। मतलब क्यू क्या है आपका कि एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें फेलियर के चांसेस क्या क्या हैं। तो हमारा जो क्यू होता है वो P-1 माइनस पी होता है, ठीक है ना। ये आप समझ के चलिएगा, अभी आपको आगे चल के समझेंगे कि एक्चुअल में 1 माइनस पी क्यों लिखा गया, ठीक। अब फार्मूला क्या हो जाएगा? पी एक्स एन पी, एन क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने टाइम ने किया। पी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस है, इज इक्वल टू एन सी एक्स। देखिए एम सी एक्स जो आपने फार्मूला अगर आपने हाई स्कूल इंटर में देखा होगा तो वहाँ पे एम सी एक्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, उसी चीज़ को यहाँ पे हमने लेकर आए एन सी एक्स। एन क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। सी आपका यहाँ पर हमारे मतलब कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू आपको दे रही होगी, ठीक है ना। पी की पावर एक्स मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस की पावर एक्स, एंड क्यू नंबर ऑफ फेलियर या प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर की पावर एन माइनस एक्स। अब जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, एक्स आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस या सिंगल एक्सपेरिमेंट। क्यू आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर या सिंगल एक्सपेरिमेंट। पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 और क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी हो जाएगा। नोट एक चीज और, एन सी एक्स को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एन फैक्टोरियल बटा एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अगर हमें किसी भी की संख्या की फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एन फैक्टोरियल की हमको वैल्यू निकालनी है तो एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अनटिल जब तक कि 1 ना हो जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए कि एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो अगर हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है तो एन कितना है? 5 है, तो एन माइनस 1 4 हो जाएगा, एन माइनस 2 3 हो जाएगा, एन माइनस 1 2 हो जाएगा, एन माइनस जो वहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा। तो अगर हमको फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब हमारे को जो अपर सबसे नंबर होगा उसको गुणा तब तक करना है उसकी संख्या को कि जब तक वो 1 ना आ जाए, ठीक है, अनटिल द 1। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमारी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर इसी तरह फैक्टोरियल 9 की अगर हम वैल्यू कहते हैं तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बोलते हैं तो 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, ये आपका क्या जाता है? फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो समझ लीजिए फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया फिर फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। देखिए एवरीथिंग आपको यहाँ पे समझाऊंगा, कुछ भी टॉपिक आपको मिस नहीं करूंगा, बस आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक। अब मीन इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी, एन क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस है, वेरिएंस क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर जिसको बोलते हैं एनपी की हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? जो वेरिएंस का ही हमारा रूट क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एनपी क्यू। ये आप समझ के चलिएगा, अभी आपको जब एग्जाम्पल लगाएंगे तब आपको यहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब हमारा एक एग्जांपल दिया है, फिट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डाटा। यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी डाटा हमको निकालना है। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमको मतलब एक डाटा दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी डाटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू दी गई है। तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 दी हुई है, एफ की वैल्यू 28 62 46 10 एंड 4 दी हुई है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज का है तो डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला मीन निकालने का समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो हम सिंपल सा टेबल ड्रॉ करेंगे, एक्स एफ और एफ एक्स निकाल लेंगे। तो हमारा समेशन एफ हमारा 150 हो जाएगा और समेशन एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक। आप सिंपल सा इसको करके देख सकते हैं। आप मीन निकालना सीखें कि नहीं सीखें? अगर नहीं सीखें तो तुरंत जाकर के फर्स्ट यूनिट का जो लेक्चर वीडियो मीन म्यूजियन मोड का है उसको जाकर देख लो, तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक।
यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो मीन क्या है, समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। समेसन एफ एक्स की वैल्यू 200 और समेसन एफ की वैल्यू 150, तो 200 बाई 150 इक्वल टू 1.33। तो एन की वैल्यू आपकी एनपी की वैल्यू 1.33 यहाँ पर आ गई। अब मैं पूछूं, आपके पास एन की वैल्यू है, आपके पास मीन मतलब एनपी की वैल्यू है, तो अगर आपको पी की वैल्यू निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो एनपी की वैल्यू इक्वल टू 1.33, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमको निकाली है और एन की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 1.33 बाई एन इक्वल टू 1.33 बाई 5, और इसकी जो वैल्यू आएगी 0.266। इसका मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी क्या आएगी 0.266 पी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमको पी की वैल्यू मिल गई तो हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू कहते हैं 1 माइनस पी होती है, तो 1 माइनस 0.266 का जब क्यू की वैल्यू जाएगी तो 0.734 आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप 0.734 को और 0.266 को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब हमारा आउटकम्स यहाँ पर एक ही आएगा। ठीक है, या तो फेल या तो पास या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, हमारी क्यू की वैल्यू मिल गई, हमारी पी की वैल्यू मिल गई, हमको एन की वैल्यू मिल गई, हमको मीन मिल गया। ठीक, अब हमको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा x की वैल्यू 0 के लिए, मतलब इस x की वैल्यू 0 के लिए अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो पी एक्स एन पी इजिकल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने आपकी फार्मूला समझाया था कैसे होता है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 5, एन की वैल्यू 5 है, सी 0 क्या है आपका, एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 0 है, तो 0.266 का पावर 0 इंटू 0.734 की पावर 5 माइनस 0। तो हमारा अगर हम इसको निकालेंगे, मतलब 5C0 को अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एन सी एक्स इजक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एक्स एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल। तो सिंपल से अगर हमको यहाँ पर निकालना हो तो सिंपल सा हमारा क्या है 5 है, एन की वैल्यू 5 है, तो एन की वैल्यू हमने 5 फैक्टोरियल रख दिया। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 0 फैक्टोरियल और हमारा एन माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 0 की फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हम इससे सिंपल सा जैसे मैंने आपको बताया था, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, और 0 का फैक्टोरियल आपका हमेशा 1 होगा, ये समझ के चलिएगा। यहाँ पे 5 माइनस 0 में से 0 बचेगा, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो सब 1 से 1 कर क्या बचा कि आपका 1/1 गुणा 1, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो आपकी 5C0 की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए कैसे निकाला जाता है फैक्टोरियल। ठीक, और जब हम किसी भी वैल्यू की पावर 0 करते हैं तो उसका जो टोटल आउटकम निकल के आता है वो 1, मतलब उसकी कैलकुलेशन हमेशा 1 आएगी इनटू 0.734 की पावर 5। अब जब 0.734 की पावर 5 को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने के 0.2130। अब जब हमारे तो यहाँ पे P0 हमारा कितना है 0.213, ये हमारी क्या जाएगी P0। अगर हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0.213 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम x मतलब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो p इक्वल टू 1 लेने पे 5C1, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या x मतलब NCX था, तो n की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू c और x की वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या जाएगी 1 हो जाएगी। तो 0.266 की पावर 1 इंटू 0.734 की पावर 5 माइनस 1 1 हो जाएगी, तो 5C1 हो गया पर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 0.266 और यहाँ पे 0.734 की पावर आपका 4 हो जाएगा 5 माइनस 1, और इसकी अगर हम 1 से तो 1 ही जाएगा, यहाँ पर यही रह जाएगा। अब 5C1 को निकालिए, 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और आपका x की क्या है फैक्टोरियल 1 है तो हमने 1 लिख दिया, और उसके बाद हम 5 माइनस 1 4, तो 4 फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5/1 यहाँ पर आया। तो यहाँ पर 5C1 की वैल्यू आप क्या कहना जाएगी 5 हो जाएगी। तो 5 गुणे 0.266 गुणे 0.290, तो 1.33। जब इसको हम गुना करेंगे तो 1.33 इंटू 0.290, और जब इसको हम निकालेंगे तो F1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.385 से। देखिए बहुत ईजी है, बस आपको एक स्टेप समझना है, उसके बाद आप आसानी से लगाते हुए चले जाएंगे। अब अगर x की वैल्यू 2 रखें तो प्रोबेबिलिटी 2 के लिए हमारी क्या जाएगी, x की वैल्यू 2 के रखें तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, तो 5C2 इंटू 0.266 की पावर 2 इंटू 0.734 की पावर 5 माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या है पे 2 है, तो 10 हमारा अगर इसको निकालेंगे तो सिंपल सा अगर x की वैल्यू 2 है तो जैसे इससे 2 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर इसका निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल, x की वैल्यू 2 फैक्टोरियल माइनस 5 वाला 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे सिंपल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1, और यहाँ पर आपका 2 का 2 गुणे 1 और आपका 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, तो यहाँ पर 20/2 आया, टोटल इसकी वैल्यू 10 आ गई। तो अब हमारे यहाँ पर इसको जब सोल्यूट आउट करेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 2 के लिए हमारी जो वैल्यू टोटल आएगी 0.2765 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब अगर हम x की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो P3 तो 5C3 और इंटू 0.266 की पावर
क्यूब इंटू 0.734 की पावर 5-3। अब जब इसको फाइंड आउट करेंगे 5331, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं 5331, तो हमारा हमारा क्या है 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल और 5-2 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, और 5-2 गुणे 2 का फैक्टोरियल तो 2 गुणे 1। तो सिंपल सा ये कट गया, 3 3 से कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 3 से कट गया और 2 हमारा 2 से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी 5 चौका 20 और 20/2 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे यही 2 तो बचा, और 10 को जब 1 से गुणे तो 1 हमारा 2 आएगा, तो 20/2 इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 10 आ जाएगी, ठीक। तो हमका क्या करना है यहाँ पे एक्स की P5C3 की वैल्यू हमारे 10 आएगी यहाँ पे, ठीक। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो P3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.0968 होगी, ठीक। उसके बाद उसी प्रकार से X4 की भी निकाल लेंगे। तो जब हमारा P की वैल्यू X4 के सापेक्ष निकालेंगे तो 5C4 इंटू 0.266 की पावर 4 और इंटू 0.734 की पावर 5-1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। तो 5 0.005 इंटू 0.734, इसके जो P4 की जो टोटल वाली प्रोबेबिलिटी वैल्यू 4 की 2 आएगी आपकी 0.0183 आ गई। तो यहाँ पर आपको P0 PX, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 की, तो उसकी जो मेरी प्रोबेबिलिटी थी वो निकल गई, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डाटा से उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगी? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है n इंटू पी एक्स। अब पी एक्स तो हमारा निकल गया, पी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो कितना आएगा, पी की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो फिर से कैलकुलेट तो करना ही है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो एन हमारा क्या जाएगा यहाँ पे समेशन एफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना डिस्क्रीट डाटा से ले रहे हैं। तो एफ जीरो के लिए 150 गुणा 0.231, क्योंकि एफ जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी आपकी? 0.231 आई थी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 31.9 आ जाएगी, और इसको हम क्या करते हैं अप्रॉक्स लिखते हैं 32, ठीक है ना। F1 के लिए 150 गुणा 0.3857 हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 57.8, तो अप्रॉक्स वैल्यू 58 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा दशमलव में नहीं लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट नंबर में लेते हैं। अगर f की वैल्यू 2 रखते हैं तो 150 गुणे 0.2765 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 41 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद F3 की 15 आ जाएगी, F4 की आपकी 3 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आप टेबल ड्रॉ करेंगे। आपने यहाँ पे क्या किया? एस की 0 1 2 3 4 कर दिया, एफ की वैल्यू 28 62 48 10 4 कर दिया। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई? 32 58 41 15 एंड 3, ये आपकी एक्सपेक्टेड। तो इस प्रकार से आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पर आपने एक डाटा को फिट आउट किया। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वाइन इज टॉस 12 टाइम, मतलब क्वेश्चन समझिएगा, एक क्वाइन है जिसको हम 12 बार हवा में उछालते हैं, मतलब टॉस करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 7 हेड, मतलब 12 बार उछालने के बाद 7 बार हेड आने की क्या संभावना है, इसको हमको इस कैलकुलेशन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? पहले बार नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं आपके? टोटल एन नंबर कितना है? 12 है, क्योंकि 12 बार हम हवा में सिक्के को उछालेंगे तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस, मतलब कहने का कहते हैं कि एक सिंगल टॉस में अगर हम एक बार सिक्के को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टॉस आएगा? तो 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 ही हमारा हेड या टेल है, तो उसमें से तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हेड की कितनी जाएगी? सिंगल हो जाएगी। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर इन अ सिंगल टॉस, कहने का मतलब क्या है कि हेड ना आने के चांसेस क्या है? तो Q = 1 - P, तो 1 - 1/2 = 1/2, मतलब हाफ चांसेस दोनों के हैं कि सिंगल हेड आ सकता है, हेड भी नहीं भी आ सकता है। तो Q भी आपका क्या है? 1/2 है, P भी आपका 1/2 है, और यहाँ पर X आपको कितना दिया है? मतलब 7 बार एग्जैक्टली हेड आने के क्या चांसेस है? तो यहाँ पर X आपका क्या जाएगा? 7 हो जाएगा। तो फार्मूला लगाइए, Px = NC x p की पावर x q की पावर n - x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी है? हमारी टोटल नंबर 12 है, तो हमने क्या कर दिया? 12, और c हमने और x की वैल्यू 7 है तो हमने 7 कर दिया। तो p की वैल्यू आपकी क्या है? p बराबर 1.2 है, q बराबर 1.2 है, तो 1.2 का होल 7 और 1.2 का 12 - 7, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? 12c7 1/2 का होल 7 इंटू 1/2 का होल 5, तो हमारा सेम संख्या है, तो यहाँ पर अगर होल हमारा जुड़ जाएगा, मतलब जो भी इसका स्क्वायर होगा वो जुड़ जाएगा, तो 7 5 12, तो 792। 792 कैसे आया ये देखो। अब 12c7 का मान निकालो। तो मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताया हो कैसे फैक्टोरियल 12, मतलब n के फैक्टोरियल n बाइस फैक्टोरियल x इंटू
एक्स माइनस एन फैक्टोरियल या एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 12 फैक्टोरियल और बटा 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल 12 गुणे 10, 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। उसके बाद 7 फैक्टोरियल का 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसके बाद 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब क्या करो, एक एक काटते हो, 1 से 1 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 3 से आपका यहाँ वाला जो 3 है 3 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, 5 से वाला 5 काट दिया, ठीक। उसके बाद हमारा 6 है तो यहाँ पर हमारा 6 से 6 काट दिया, 7 से 7 काट दिया। उसके बाद आपके पास 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे आपका इतना बचा है। और नीचे क्या बचा आपका, यहाँ पर एक 5 बचा, चाहिए 5 बचा, चाहिए 5 बचा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, ठीक है। तो 5 4 3 2 1 आपका यहाँ पे बच गया। तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 बटा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5, ठीक है। तो इसको जब सोल्यूट आउट करेंगे तो 95,040 इसका मान आएगा और बटा 120, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 792। तो इसका मतलब क्या है, 12C7 का जो मान होगा वो 792 होगा, ठीक है। इंटू 1/2 का होल 12। अब एक बटा 2 का अगर आप होल 12 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बटा 4096, ठीक है। तो 792 गुणे 1 बटा 4096, तो 792 बटा 4096, तो इसकी जो वैल्यू आपकी 0.196 आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं 12 बार तो एग्जैक्टली 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.196। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर हम 12 बार किसी भी सिक्के को टॉस करते हैं तो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकली हमारी, एक्स की आपका 7 एग्जैक्टली हेड आपको कितना हो जाएगा आपका 0.196। उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, हमारे सिलेबस में पूछा गया है। तो यहाँ पे केवल 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो हमने अभी तक देखा उसी को प्रॉपर्टीज बना के लिखेंगे, ठीक। ये तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, सक्सेस या फेलियर हो सकता है, यस या नो हो सकता है, ठीक है। देयर इज एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रायल इंडिपेंडेंट है कितना भी कर सकते हैं, और अ फिक्स नंबर ऑफ द एन टाइम इज रिपीटेड ट्रायल, मतलब उसी को हम रिपीट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा गिवन रहेगा वहाँ पे, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस और द फेलियर रिमेन द सेम फॉर ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके 7 बार हेड आने के चांसेस इतना है तो 7 बार टेल आने के चांसेस कितना होंगे, सेम एग्जैक्टली उतना ही होगा, प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही आएगी। ओनली द नंबर ऑफ सक्सेस इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ द इंडिपेंडेंट ट्रायल। कहने का मतलब क्या है कि ओनली द नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब कि उन सक्सेस को ही कैलकुलेट करते हैं इसमें, ठीक है, न कि फेलियर को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये तो हो गई आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब आते हैं हम ऐसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जिसमें हमको एक टाइम पीरियड दिया रहता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आगरा एक्सप्रेस वे है या कोई बहुत बड़ी सड़क है या बहुत बड़ा पुल है, तो उस पर डेली आने जाने वाली जो संख्या है उसमें से कितने लोग एक्सीडेंट हुआ, या हम सिंपल से अगर ऐसा बात करें कि हमारी एक प्रोडक्शन यूनिट है, हम फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहाँ पर एक दिन में या एक साल में या 6 महीने में या 3 से 6 महीने के बीच में कितनी टैबलेट प्रोड्यूस की गई, मतलब कितनी टैबलेट बनाई गई। तो इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमको एक नए फार्मूले का यूज करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको सेमन डेनिस पॉइसन ने डेवलप किया था इन 1837 में। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का मॉडल है व्हिच कैन यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल इवेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो एक सिंगल इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करना अकरिंग ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स इन एन इंटरवल ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड पे कितनी बार उसके होने की संभावनाएं हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर आप यह मान लीजिए कि कोई सड़क बनी हुई है या आपका विद्यालय है, विद्यालय के सामने एक लॉन्ग रोड बनी हुई है, तो मैं आपसे पूछूं पिछले 6 महीने में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, मतलब संभावना क्या थी, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या थी। तो आप एक स्टैटिकल डाटा बनाकर हमको दे देंगे, क्योंकि 6 महीने का डाटा अगर आप एक एक करके लिखेंगे तो बहुत लंबा डाटा बनेगा, लेकिन आप स्टैटिस्टिकल डाटा देंगे तो वहाँ पर आसानी से प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी संभावना क्या है, ठीक। अगर हम दूसरी बारे में बात करें तो जैसे हाउ मेनी एक्सीडेंट हैपन इनटू अ ईयर एट आगरा हाई एक्सप्रेस वे, या हाउ मेनी टैबलेट प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन यूनिट इन अ कंपनी, मतलब एक कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्रोडक्शन यूनिट में 1 साल के अंदर उन्होंने कितनी टैबलेट बनाई, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, या 1 साल के अंदर वो कितनी टैबलेट बनाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अभी आप जब इसका फॉर्मूला देखेंगे उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स,
ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है, एस इसके सापेक्ष में होता है, इक्वल टू ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स और फैक्टोरियल एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, तो वहाँ पर ई की पावर माइनस एम का जो वैल्यू दी रहेगी वो आपको उसी क्वेश्चन के अंदर दी रहेगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर ना दी रही हो तो क्या करेंगे, तो जो फार्मूला है ई का, मतलब जो ई की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगी। ऑलवेज इसको रिमेंबर कर लीजिए, ये आपके मतलब जो फार्मासिस्ट लेवल एग्जाम, एनटीपीसी वगैरह के जो एग्जाम वगैरह होते हैं वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का जो मान होता है वो होता है 2.71828। मतलब यहाँ पर जो इस ई का, केवल सिंगल ई की बात कर अपॉन, मतलब कि माइनस एम की पावर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल ई की बात कर रहा हूँ। तो ई का जो मान होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसका मान क्या होगा 2.71828। ठीक है ना, और एक्स यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस हमारे पार्टिकुलर पीरियड टाइम में मतलब कितनी बार हुआ। एम क्या है, मीन, तो मीन इक्वल टू एनपी होता है ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, एन क्या है, सिंपल सा आपका जो टोटल आपका क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, पी क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये फार्मूला समझ में आ गया। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है मैं इसी वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब नेक्स्ट एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल जो हुए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ द ईच ट्रायल। अब एक चीज़ और, जो हमने बाइनोमियल में देखा था कि वहाँ पे मीन और वेरिएंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। मीन वहाँ पे कहा था मीन इक्वल टू एनपी था, और वेरिएंस क्या था, सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो हमारा सिग्मा स्क्वायर था वो हमारा एनपी क्यू था। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, अंडर रूट एनपी क्यू था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा मीन होगा वही हमारा वेरिएंस होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे, तो वेरिएंस और मीन इक्वल टू एनपी यहाँ होगा। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इट कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे इंटीग्रल नहीं, यहाँ पे रहेगा इंटीजर वैल्यू। ठीक है ना, मतलब इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 0 1 2 3 4 ऐसे रहेगी, ना कि 1.1 1.2 या 2.5 या 2.6 ऐसे कुछ नहीं रहेगी, इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बताता है, जो हम अभी तक फार्मूले में देखा, जो हमने अभी तक एग्जांपल के माध्यम से समझा, उसी को प्रॉपर्टीज बना के लिख रहे हैं कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का पार्ट है। ठीक है ना, जिसमें हम केवल इंटीजर वैल्यू लेते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस है वो वेरी स्मॉल होगी, और जबकि जो क्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर वेरी लार्ज होगी, अबाउट 1 के करीब में होगी। तो हम सिंपल सा बात करें, जो सक्सेस की संभावनाएं हैं वो इसमें कम होती हैं, और जो क्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको लंबे समय का ड्यूरेशन का डाटा निकालना पड़ता है। ठीक, इफ द वैल्यू ऑफ द मीन एम इज नोन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली नोन। अगर हमको एम की वैल्यू पता चल गई तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा, इसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए क्यों, क्योंकि ई का मान आपका कांस्टेंट रहेगा, एम की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो एम की वैल्यू आप आराम से यहाँ पे रख देंगे दोनों जगह पे। ठीक है ना, उसके बाद एक्स की वैल्यू आपकी ऑलरेडी दी रहेगी, फैक्टोरियल एक्स आपको निकालना, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर एम की वैल्यू दी हुई है तो। ठीक, इफ उसके बाद क्या है, द मीन एंड वेरियंस आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, जो इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो मीन होता है, जो वेरियंस होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। सेम इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, मतलब हमारा क्या इक्वल है, तो सेम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन में से एम बराबर एनपी और सिग्मा बराबर एनपी। ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ पे सेम होते हैं। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं, इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम अ बैड रिएक्शन ऑफ द पार्टिकुलर इन्फेक्शन। अब यहाँ पर एक ड्रग की बात कर रहे हैं कि कोई एक ड्रग है, उससे जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है, ठीक है ना, इंडिविजुअल सफर मतलब एक व्यक्ति को जो चांसेस है सफरिंग के लिए वो कितना है, 0.001। ठीक है ना, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द 2000 इंडिविजुअल। तो 2000 कहने का मतलब क्या है, 2000 इंडिविजुअल को ये इन्फेक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू इन्फेक्टेड द 3 पेशेंट। और उन 2000 में से जो 3 पेशेंट है उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि उनको वो इन्फेक्शन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सफर फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा, 0.001। तो पी की वैल्यू आपके यहाँ पे 0.001 हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना है आपका, मतलब कहने का क्या है, इंडिविजुअल्स क्या है 12, यहाँ पर 2000 है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द 2000, मतलब यहाँ पे हम कितने पेशेंट के ऊपर ट्रायल ले रहे हैं, 2000 पेशेंट के ऊपर ट्रायल ले रहे हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर ले रहे हैं।
तो यहाँ पर जो हमारी एन की वैल्यू क्या जाएगी 2000 होगी, ठीक। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे हमारा किसके पूछा गया है, 3 पेशेंट की पॉसिबिलिटी पूछी गई। तो हमको यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो इन्फेक्शन मतलब एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 मिली। तो यहाँ पर हमको मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या पता है, एन पता है, हमको पी भी पता है, तो एन और पी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एन का क्या है 2000 है, ठीक है 2000, और पी की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सफर फ्रॉम इन्फेक्शन है 0.001। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो मीन आपका यहाँ पे निकल आएगा 2, ठीक। तो जब मीन आपका निकल गया तो फार्मूले के ऊपर सीधा रखिए एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एम, एम की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या 3 पेशेंट के लिए निकाले, तो F3 एक्स की वैल्यू क्यों जाएगी 3 हो जाएगी। तो जब हम ई की पावर माइनस एम को जब मतलब जो कांस्टेंट था उसको हम देखेंगे, अभी मैंने आपको मान बताया था 2.71828, ये ई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये एलोगरिथम का नेचुरल हमारा क्या है ये दिया रहता है, ठीक है ना, की पावर -2, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, एंड इंटू टू द पावर 3। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2.71828 का माइनस क्यूब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1351, और 2 की जो पावर 3 करेंगे तो हमारा 8 आएगा, तो इसको गुणा 8 कर देंगे, और 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 1.080/6, ठीक है। तो F3 की वैल्यू 0.18, तो हम ये बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी या द पॉसिबिलिटी टू इन्फेक्ट 3 पेशेंट इज 0.18। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई कितने है 0.18। आई थिंक आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा कि क्या है एक्चुअल में, ठीक। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट सीरीज आती है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम क्या पढ़े थे, डिस्क्रीट सीरीज पढ़े थे, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो पहला है वो क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ए रैंडम वेरिएबल दैट हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन। कहने का मतलब क्या है, कोई रैंडम वेरिएबल्स कहने का मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अंक दिया होगा वो रैंडम होगा। जैसे अभी हमने बाइनोमियल में देखा था क्या कि केवल 2 सक्सेस या तो सक्सेस या फेल, लेकिन यहाँ पे चांसेस कई सारे, मतलब रैंडम का कहने का मतलब क्या है कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डाटा दिए रहेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो पैरामीटर होंगे वो मीन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो जो इसका फॉर्मूला होगा इक्वेशन बन के आएगी एफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √2 पाई, जहाँ पे पाई का मान आपको 3.14 आप जानते ही हैं, इंटू ई की पावर -x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेर ई क्या है आपका बेस ऑफ एलोगरिथम है जिसका मान 2.7183 है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और सिग्मा का मान यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू है, पाई का मान 3.14 है, म्यू आपका मीन है, एक्स आपका गिवन रहेगा डाटा में जिसको वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आप बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल वेरीज फ्रॉम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की वैरी कर सकता है, और जो आपका सिग्मा होगा वो हमेशा 0 से ऊपर ही होगा, ठीक है ना, सिग्मा आपका 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर, क्या क्या इसके पास मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, ठीक। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या, टोटल एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल टू 1, मतलब जो टोटल एरिया है वो शुड बी इक्वल टू 1। कैसे होगा, यहाँ पे आप एरिया को समझिए। मान लीजिए कि ये आपका एक कर्व बन के आया, तो जब आप इसको 20 से तोड़ेंगे तो इसका यहाँ पे z इक्वल टू 0 हो जाएगा और मीन यहाँ पे 0 होगा, तो 0 ये माइनस इनफाइनाइट तक या प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसके बीच की मतलब यहाँ से काटने पर इसकी और इसके बीच की दूरी कितनी होती है 0.5, और यहाँ की वैल्यू कहते हैं -0.5 होती है, ठीक है ना। अभी जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको इस 0.5 की वैल्यू को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम 0.5 हम दोनों तरफ ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो भी उसको हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आपको मिलेगा कि टोटल एरिया अंडर द कर्व आपको इक्वल टू 1 होगा, ठीक। एंड द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, मतलब आप देख सकते हैं घंटे के आकार का है, बेल शेप्ड है एंड सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, जहां पर x इक्वल टू म्यू, यहाँ पर x इक्वल टू म्यू दिया हुआ है। व्हेन द कर्व कट अलोंग अ वर्टिकल लाइन, जब हम इस कर्व को एक वर्टिकल लाइन से कट आउट करेंगे थ्रू द सेंटर, द टू हाफ्स आर आइडेंटिकल, मतलब 2 हाफ हमको मिल जाएंगे, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक एट द सेंटर, वो सेंटर पर हमारे सिमेट्रिक होंगे, ठीक।
उसके बाद द मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारी पॉइसन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे जो मीन मीडियन एंड मोड होगा वो सब एक होगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक, एफ एक्स बीइंग द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होगी एफ एक्स की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। एंड नो पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो टू द एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्स एक्सिस से कोई भी ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से जाने के बाद ये पैरेलल ऐसे चलता चलेगा। ठीक, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो रैंडम जिसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ए रैंडम वेरिएबल दैट हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन एट जीरो, जिसका मीन जीरो होगा, जब हम बीच से कट करेंगे तो मीन हमारा जीरो होगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपका, एक होगा। इज टू बी हैव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल जेड से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा। एक्स क्या वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू क्या है आपके मीन है और सिग्मा आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, व्हेन अब एक प्रॉपर्टी और भी देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाई, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हाई है तो कर्व विल बी शॉर्ट इन हाइट, तो जो कर्व की जो हाइट होगी वो शॉर्ट हो जाएगी और वो वाइड इन विड्थ, उसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। आपने दो टाइप के कर्व देखे होंगे, फार्मास्यूटिक्स में भी देखा होगा, लेकिन आप क्या करते हैं कि जो दोनों टाइप के कर्व हो उसको आप एक ही तरीके के बना देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि वो कर्व कैसे बनाया जाता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा दिया है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो जो कर्व बनेगा हमारा थोड़ा वाइड बनेगा और हाइट में छोटा होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो कम होगा तो जो कर्व होगा वो टॉल होगा और साथ में नैरो इन विड्थ होगा। आप सिंपल सा पे देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कम है और इसकी विड्थ ज़्यादा है, ये टॉल है ये टॉल नहीं है। ठीक है ना, यह तो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द फिगर कर्व। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो जो हमारा कर्व होगा उसके डेप्थ और हाइट को सिंपल सा वो फाइंड आउट कर सकता है। ठीक, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज बेस्ड ऑन द टू फैक्टर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपके अभी तक आप देखते ही आ रहे हैं। एंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्व। कहने का मतलब क्या है कि जो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सेंटर कर्व से मिला सकते हैं। ठीक है ना, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब मान लेते हैं कि इन अ मेल स्टूडेंट पॉपुलेशन, कहने का मतलब क्या है कि मेन स्टूडेंट पॉपुलेशन में 500 है, मतलब किसी भी हॉस्टल या हॉस्पिटल ले लीजिए, वहाँ पे मेल की जो मतलब स्टूडेंट है और मतलब एक विद्यालय है उनके जो पॉपुलेशन 500 है। द मीन ऑफ हाइट इज 70.2, मतलब 500 लोगों का हमने मीन निकाला तो मिला हमको हाइट 70.2 इंच। एंड वेरिएंस देखिए यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है। वेरिएंस दिया गया है 10.5 इंच है। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट हैव मोर देन 73 इंच, मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट होगी वो 73 इंच से ऊपर होगी। जहाँ पर आपकी जेड की वैल्यू क्या है, अगर जेड की वैल्यू 0.8641 आती है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0.3039। देखिए इसका एक चार्ट होता है अलग से। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा भी डिफरेंट मत कीजिएगा, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा चार्ट दिया होता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे जेड की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है तो इसकी वैल्यू अगर जेड की वैल्यू 0.1 आई तो उसकी जो वैल्यू रखेंगे 0.0398 रखेंगे। अगर जेड की वैल्यू 0.3 आई तो उसकी वैल्यू हम 0.1179 रखेंगे। तो उसी प्रकार से अगर जो जेड की वैल्यू, मतलब बहुत लंबा टेबल है, आप इस टेबल को आप डाउनलोड करिए, मैं आपको PDF से शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाइजूस पे ये दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अगर जेड की वैल्यू 0.8641 आई तो उसकी वैल्यू 0.3039 होगी। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम फार्मूले के बारे में बात करें तो इसका फार्मूला क्या है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। चूंकि हमारे यहाँ पे वेरियंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया नहीं है, तो वेरियंस के आधार पर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो मीन कितना 70.2 दिया है, एक्स कितना दिया है 73 दिया है, वेरियंस मतलब सिग्मा स्क्वायर क्या दिया 10.5। अब अगर हमको सिग्मा स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिग्मा निकालने के जो स्क्वायर है को जब इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट 10.5, जिसकी जो वैल्यू होगी 3.24 आएगी। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको जेड की वैल्यू निकालो। जेड इज इक्वल टू 70, मतलब क्या होता है, सिंपल से यहाँ पर जो एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक्स की वैल्यू 73 है और म्यू की वैल्यू आपकी क्या है, मतलब मीन की वैल्यू क्या है 70.2 है अपॉन 3.24, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.8 अपॉन 3.24 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.8641। और चूंकि अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया कि अगर जेड की वैल्यू 0.8641 आती है तो उसकी वैल्यू 0.3039 ली जाएगी। तो हम अब इस कर्व के ऊपर आते हैं। ये कर्व आप सीख लीजिए। यहाँ पर एरिया 0 से लेकर 0.841 ये हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है ना,
ये हमारा किसमें है, पॉजिटिव में, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 0.3039। तो अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हमारा सिंपल सा इस तरफ बढ़ेंगे। तो हम अगर 0.5 हमने मान लिया कि यहाँ पे मतलब एक हमने क्या लिया कि एक कर्व लिया, उसको बीच से तोड़ दिया, यहाँ पर इसकी म्यू की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मीन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो प्लस 0.5 होगा और यहाँ पे जाएंगे तो माइनस 0.5 होगा। उसके बाद ये इनफाइनाइट पैरेलल में चलता हुआ चलेगा। तो ठीक है, तो हमको ये पता चलेगा कि 0 से लेकर 0.8641 की जो वैल्यू है 0.3039 है। तो हम अगर इसके ऊपर जाएंगे, मतलब हम मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आपकी कहीं यहाँ पर आ रही है, ठीक है, कहीं यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0.5 है। तो इसके ऊपर निकालने की अगर हम बात करेंगे तो एरिया 0.88641 माइनस जो भी इसके पैरेलल इनफाइनाइट तक हम निकालेंगे तो 0.5, मतलब ये जो 0.5 होगा इसे जब माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू हमारी बचेगी वो तो हमारी आ ही जाएगी ना। तो इसकी जो वैल्यू 0.1961 आएगी। तो पीएक्स आपका यहाँ पे निकल आएगा कितना, 0.1961 निकल जाएगा। मतलब ऐसे स्टूडेंट, मतलब एक इंडिविजुअल पेशेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कि उनकी जो स्टूडेंट की हाइट है वो 73 इंच है, वो कितनी है 0.1961। अब हमको 500 स्टूडेंट की निकालनी थी, तो 500 स्टूडेंट को इससे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 500 गुणा 0.1961 तो इसका 98.05 होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप, अगर आपकी वैल्यू दशमलव में आती है तो उसको आप राउंड कर देंगे। राउंड करने का नियम क्या है ये समझ लीजिए कि अगर आपकी वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.5 के बीच में आती है तो आप उसको जो पहले की वैल्यू दी रहेगी उसको मान लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 9.1 और 9.5 है तो यहाँ पर आप वैल्यू क्या लेंगे, 9 लेंगे। अगर उसकी वैल्यू 9.5 टू 9.6 टू 9.99 आती है तो उसकी वैल्यू आप क्या लेंगे, 10। इसी को बोलते हैं राउंड इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर 98.05 है तो 05 है तो इसका मतलब क्या है कि 98 ही यहाँ पर। तो 98 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे 500 स्टूडेंट में जिनकी जो ओवरऑल हाइट होगी वो 73 इंचेस होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।